गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। यानी कि फ्रांस में 14 जुलाई 1779 को एक क्रांति शुरू हुई थी, जिस क्रांति का नाम था फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति में आखिर हुआ क्या था? तो इस क्रांति में ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। इस दिन हुआ क्या था? तो 14 जुलाई 1779 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। The king had commanded troops and move into the city. Rumor spread that we would soon order the army to open fire upon the citizen. और हल्ला क्या हुआ था, र्यूमर क्या फैला हुआ था कि सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया है, और अफवाह ये भी था कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया है। आगे बढ़ेंगे तो इसके साथ क्या था, इसके साथ समझेंगे आगे हम। इसके साथ और भी था, और देयर आर सम 7,000 men and women gather in front of the town hall and decided to form a people militaria. They broke into the number of government building in search of arms. इसके बाद क्या हुआ, तो लगभग 7,000 मर्द और औरत टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन किया, और उन्होंने निर्णय किया कि हथियारों के खोज में बहुत सारे राजा के भवनों को तोड़ दिया। फाइनली ग्रुप ऑफ द सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find the hoarded ammunitions. In the armed fight that followed, and the commander of Bastille was killed and the prison released. Though there were only 7 of them, yet the Bastille was hated by all, and because it stood for the despotic power of the king, and the fortress was demolished, and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep the souvenir and of its destruction. अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह एक पेरिस के नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा, और वेस्टिल यानी कि जो जेल था फ्रांस के राजा का, उसको वेस्टिल कहा जाता था, वेस्टिल की जेल को तोड़ डाला, और जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी, और हथियारों पर कब्जे की, और इस सशस्त्र लड़ाई में वास्टिल के कमांडर को भी मार गिराया, और वहां से सारे कैदियों को छुड़ा करके वे उनकी, और कैदियों की संख्या 7 थी। इसके अलावा ये जो चल रहा था, ये क्रांति शुरू हुआ सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण वास्टिल किला लोगों का घृणा का केंद्र बन गया, और इसलिए किले को ढा दिया गया, और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस के बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। यानी कि जो व्यक्ति इस मेमोरी को याद रखना चाहते थे, वे लोग उसमें बर्बाद हुए भवनों के वस्तुओं को खरीद लिए। आगे बढ़ेंगे। The day that followed saw more rioting both of the Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as a beginning of a chain and event that ultimately led the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? और इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश की देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने
इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आएंगे फिर 18वीं सदी में फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। यानी कि कहने का मतलब है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम छोर में, उत्तरार्ध कहने का मतलब होता है कि बीतने वाले समय में क्या स्थिति थी, तो ये हम समझेंगे। तो इन 1774 लुइस 16 of the Bourbon family of king ascended the throne of the France। और 1774 में बुर्बोन राजवंश के लुई 16वें ने फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। और क्या था? ही वॉज 20 year old एंड मैरिड टू हिज ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरिया एंट्रोनेट। और उसके बाद उसकी 20 साल की उम्र थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरी एंटोनेट के साथ हुआ था। ठीक है। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन empty treasury। long year of the war had drained the financial resources of France। Added to this was the cost maintaining an extravagant court at the emergence palace of वर्साइल्स। और इसके अलावा राज्यरोहण के समय उनका राज्य कोष जो था वह बिल्कुल खाली हो गया था। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे और वर्साइल के विशाल महल राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने में बहुत सारी खर्च लग रही थी। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन enemies Britain। The war added more than a billion livres to a debt and already risen to more than 2 billion livres। and lender who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of the budget and interest payment alone to meet the regular expenses, such as the maintaining an army and court, running government offices of the universities. The state was forced to increase taxes, yet even the measure would not have sufficed। French society in the 18th century was divided into 3 estates and only members of third estate paid taxes। अब आगे हम बढ़ते हैं। क्या हुआ? तो लुइस के फिजूल खर्ची थे और लुइस 16 ने शासनकाल में फ्रांस के 13 उपनिवेश यानी छोटे छोटे शहरों को मदद कर रहा था कि साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दे रहा था। और इस युद्ध के चलते फ्रांस के 10 अरब लिवरे के से भी अधिक का खर्च, उस समय का मुद्रा जो था लिवरे था, लिवरे से अधिक का कर्ज और जुड़ गया। और जबकि यह पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था, सरकार के कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार की बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहा था और कर्ज चुकाने को मजबूर थे। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना पर रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय तथा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार को टैक्स बढ़ाना पड़ा और इसके लिए बाध्य हो गए बढ़ाने के लिए। और यह कदम नाकाफी था, यानी कि बहुत ही जनता को दिक्कत देने वाला था। और 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के 3 एसेट्स में बांटा गया, जबकि तीसरे एसेट के लोग जनसाधारण ही सिर्फ कर अदा कर पाते थे। यानी कि इसमें 3 वर्गों में बांटा गया। एक था नंबर 1 वर्ग, नंबर 2 और नंबर 3। आगे हम लोग पढ़ेंगे अपने पाठ में कि किस प्रकार से इसको बांटा गया था।
तो द सोसाइटी स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडरल सिस्टम एंड डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस एंड टर्म ओल्ड रिजाइम is usually used to describe the society and institution of France before 1789। इसके बाद क्या हुआ, तो वर्गों के विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1779 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। अब आएंगे कि किस प्रकार से बांटा गया था। तो पहला स्टेट था क्लर्जी, दूसरा था नोबिलिटी और तीसरा था जो कि आपका स्टेट था। तो तीसरा क्या था, तीसरा था बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट एंड कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, पीजेंट एंड आर्टिशियंस एंड पीजेंट लैंडलेस लेबर सर्वेंट्स। तो इन सभी को कर देना था, सिर्फ कर जो देना था इसी ग्रुप को देना था, सिर्फ कर जो भरना था इसी ग्रुप को भरना था। बाकी ये दो ग्रुप, ये जो आपका पादरी का ग्रुप हो गया जो कि चर्च वगैरह में रहते थे, और ये राजा से जुड़े हुए, राज्य दरबार से जुड़े हुए लोग हुए थे, तो इन लोगों को कर नहीं देना था। बाकी तीसरे सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप को कर देना था। ठीक है, बाकी सिर्फ इस ग्रुप को कर देना था। आगे हम बढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि स्ट्रगल किया गया किसके लिए, सर्वाइव के लिए, यानी कि जीने के लिए संघर्ष लोगों ने शुरू कर दिया। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28, और लगभग फ्रांस की जो जनसंख्या थी वह 1715 से 1728 के बीच में लगभग बढ़ करके 2.3 मिलियन हो गई थी। बढ़ गई थी। इसके अलावा दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप एट द पेस विद द डिमांड्स, सो द प्राइस ब्रेड विच was staple diet of the majority rose rapidly. Most workers were employed as a lawyer in workshop and who owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in prices. So the gap between the poor and rich widened. The things became worse whenever drought of the hail reduced the harvest, and this led to subsistence crisis, so something that occurred frequently in फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिमाइन। यानी फ्रांसीसी जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1779 में बढ़कर 2.8 हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी और अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य सामग्री जो रोटी थी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी क्या थी स्थिति, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी और फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई और स्थितियां तब और बदतर हो गई जब सूखे और ये ओले के कारण फसल बर्बाद हो गई, गिर गई, और इससे रोटी के लिए संकट पैदा हो गया और जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब बढ़ेंगे उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना, यानी ए ग्रोइंग मिडिल क्लास evidences and end of privileges. In the past, peasants and workers had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out of full-scale measures that would bring about a change in the social and economical order. This was left to those groups within the third estate and who had become prosperous and access to education and new ideas. यानी कि
पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामकर विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट यानी कि उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। In 18th century witnessed the emergence of social groups termed in the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer member of society. In addition to merchant and manufacturer, the third estate included professions such as lawyers and administrative officials. All of these were educated and believed that the group of in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. These ideas envisaging a society based on freedom and equal law and opportunity for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau in his two treatises of government. Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute rights of the monarch, यानी कि 18वीं सदी के एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसमें मध्य वर्ग कहा जाता है। इसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों या तो निर्यात किया जाता था या फिर समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। और तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति का सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए और स्वतंत्रता समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत किया। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा और दैवी के निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। Rousseau carried the ideas forward, proposing form of government based on the social contract with people and their representative. In the spirit of laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive, and the judiciary. This model of government was put into force in USA after the 13 colonies declared their independences from Britain, and the American Constitution and the guarantee of individual rights was important example for political thinkers in France. इसके अलावा उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा जिसमें मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक की रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी इसके बारे में हम समझेंगे। विधायिका का मतलब कि जो आपका कानून बनाता है, यानी कि क्या लेजिस्लेटिव, और जो कानून को लागू करवाता है एग्जीक्यूटिव, और जो नहीं जो कानून को नहीं मानता उसके लिए न्यायपालिका, यानी कि जो उसको सजा देता है जुडिशरी, उसके लिए बीच का विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों के ब्रिटेन में खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इस माहौल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तित्व अधिकारों की गारंटी
दी गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। अब आगे बढ़ते हैं हम। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली in salons and coffee houses and spread amongst people through the books and newspaper. These were frequently read aloud in the group for benefit of those who could not read and write. This news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privilege. और दार्शनिकों के इन विचारों पे काफ़ी हाउसेज और सैलान में गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था। रीज़न ये था कि जोर से पढ़ने का कि लोग जो वहाँ पे अगल बगल में जो अनपढ़ लोग हैं वह उस मुद्दा को समझ सके। और इस समय लुई 16 जो थे उनके द्वारा राज्य में खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषता अधिकार वाली व्यवस्था को विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। आगे हम बढ़ेंगे। अब आएंगे आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि क्रांति की शुरुआत आखिर हुई कैसे, तो इस बात पे हम चर्चा करेंगे। लुईस 16 हैड to increase taxes for reason you have to learn in the previous section। आप लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं कि लुईस ने किस कारण से टैक्स को बढ़ाया था एंड हाउ डू यू थिंक कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। और आप ये भी सोच सकते थे कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइन द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call the meeting of States General, which could then pass his proposal for new taxes. The State General was a political body to which 3 states sent their representative. However, the monarch alone and could decide when to call the meeting of this body, and the last time it was done in 1614। अब आगे हम पढ़ेंगे। और प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं बढ़ा सकता था, यानी टैक्स को नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए उसे तीनों स्टेट जनरल की बैठक बुलानी और नए करों पर अपने प्रस्ताव की मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही एक यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी, और इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। 5 मई 1789 लुईस 16 called together assembly of the states general to pass proposal for new taxes. A replacement hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second states sent 300 representatives each, who were seated in the row facing each other and two sides. This while the 600 members of the third state had to stay at the back. The third state, represented by the more professors and educated members, peasants, artisans, women, and denied entry to assembly. However, the grievance and demand were listed as 40,000 letters which representatives had brought with them. इसके अलावा फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1779 को नए करों के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधि की मेजबानी के लिए वर्साइल में एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले आमने सामने की कतारों में 300 पहले और दूसरे स्टेट के लोगों को बिठाया गया और तीसरे स्टेट से 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए, और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि इसकी अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसान, औरत, कारीगर और सभा में प्रवेश क्या था, इन लोगों का प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायत एवं मांगों की सूची बनाई गई थी, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे।
आगे बढ़ेंगे। Voting in the State General is past been conducted according to the principle each state one vote. This time to Louis XVI was determined to continue the same practice, but a member of the third state demanded the voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principle put the forwarded philosopher like Roscoe in the book The Social Contract. When the king rejected the proposal, member of the third state walked out the assembly in protest. और स्टेट जनरल ने नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग का एक एक मत देने का अधिकार था, और इस बार भी लुई 16 ने इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। यानी कि वह निश्चय कर चुका था कि इस बार भी वोटिंग वैसे ही होगी, लेकिन परंतु तीसरे वर्ग को ये प्रतिनिधियों की मांग रखी थी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाएगा और जिनके प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। और यह लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिससे मिसाल के तौर पे रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो लोग तीसरे स्टेट यानी कि तीसरे समुदाय के लोगों ने इस पे विरोध जताते हुए वे लोग क्या हुए, वहाँ से बाहर चले गए। आगे बढ़ते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव of the third state reviewed themselves and a spokesman for the whole French nation. On 20th June, they assembled a hall of the indoor tennis court and ground of Versailles, and they declared themselves a nation assembly and swore not disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch. They were led by Mirabeau and Abbe Sieyes. Mirabeau was born in a noble family but convinced to the need to do away with the society of feudal privilege, and he brought out the journal and delivered a powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. इसके अलावा क्या हुआ, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे और 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साइल के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ लिया कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक वो असेंबली भंग नहीं होगी। और उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सिए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार यानी कि बड़े बड़े जो स्टेट वन थे उसमें जन्म हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करना चाहते थे। यानी कि वह राजाओं के जो एक तानाशाही व्यवस्था था उसको वे लोग खत्म करना चाहते थे और उन्होंने बहुत सारी लेकिन वह खत्म करना चाहते थे और उनमें एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। और आबे सिए मूलतः पादरी था और तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक इस प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पर लिखी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़ेंगे। While the nation assembly was busy and Versailles defeating constitution, rest of France seated in the turmoil and a severe winter had meant a bad harvest, and the price of bread rose and often bakers exploited and the situation and hoard supplies. After spending hours in a long queues at the bakery, crowds of the angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14th July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastilles. और जिस वक्त नेशनल असेंबली का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थे, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था और कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई यानी फसल बर्बाद हो गई और रोटी की कीमतों में आसमान छू रही थी।
बेकरी मालिक की स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे और बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया और दूसरी तरफ सम्राट की सेना ने पेरिस के प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। और क्रुद्ध भीड़ ने क्या किया, जो भीड़ थी वह क्या कर दी, उसको डिस्टर्ब कर दी। धन्यवाद। आज के ग्रुप में इतना ही। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अगले भाग में। धन्यवाद आपको।